preamble is heart and soul of the constitution. Preamble is heart and soul of the constitution. डैश मार के पर्सन का नाम लिख लीजिए जिन्होंने ये कहा था. Who said this? It is heart and soul of the constitution. तो पर्सन का नाम है ठाकुर दास भार्गव. ठाकुर दास भार्गव. ही वॉज ए गांधी है ना, गांधी जी के फॉलोअर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ही वॉज ऑल्सो द मेंबर और इन्होंने ही प्रियम्बल को रेफर किया था एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ठाकुर दास भार्गव. भार्गव BHARGAV भार्गव. ठीक है. देन सेकेंड, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बस सिर्फ सोल बोला है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने. जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. देन लिखिए आइडेंटिटी कार्ड. प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सेड बाय नाना भाई पालखीवाला. NA पालखीवाला. पालखीवाला है ए पालखीवाला. ठीक है. NA पालखीवाला. नाना भाई ए होगा कुछ भी, पालखीवाला. ठीक है. अब ये कौन थे? आप लोग को राम जेठमलानी पता है ना? राम जेठमलानी लिटिगेशन के फील्ड में, ये जो केस लड़ने की फील्ड में इंडिया के सबसे बड़े वकील का उनको मतलब एक स्टेटस माना जाता है. अभी उनका थोड़े टाइम पहले उनका डेथ भी हो गया. उनसे भी पहले जो इंडिया के सबसे बेस्ट वकील माने जाते थे, मतलब लिटिगेशन में, केस लड़ने में, ऐसा नॉर्मल क्रिमिनल केस में, तो नाना भाई पालखीवाला ही थे. इन्हीं के अंडर में भी कुछ समय तक थे. और जो भी लैंडमार्क केस हम पढ़ते हैं पॉलिटी में या वकील लोग अपने उस स्टडी में पढ़ते हैं, LLB के स्टडीज़ में, उसमें बहुत सारे केस है जिसमें यही एज अ वकील थे, एज एन एडवोकेट. ठीक है. तो एज अ लिटिगेंट ये थे. लिटिगेशन के फादर ऑफ वैसे लिटिगेशन राम जेठमलानी को कहा जाता है. ठीक है. देन नेक्स्ट, होरोस्कोप. प्रियम्बल इज पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. होरोस्कोप मतलब कुंडली जैसा. होरोस्कोप है. होरोस्कोप क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी लुक इनटू फ्यूचर. कुंडली. ये कहा था KM मुंशी ने. KM मुंशी. ठीक है. देखिए अभी फिलहाल राइट नाउ वी आर डूइंग मिसलेनियस वाला पार्ट, जो नेक्स्ट हेडिंग था उसमें देख रहे कि किसने प्रियम्बल को क्या कहा है ना. हु सेड व्हाट अबाउट द प्रियम्बल. तो अब इसमें 2-3 हो गया है. अब आगे का लिख लेते हैं, आप वो बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है. बस उतना ही इन्फॉर्मेशन. ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा, पॉलिटिकल होरोस्कोप. ये कहा था KM मुंशी ने. KM मुंशी ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे. ठीक है. KM मुंशी कांग्रेस के लीडर थे. इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज पॉलिटिकल होरोस्कोप. प्रियम्बल इज पॉलिटिकल होरोस्कोप. राइट. देन प्रियम्बल इज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल को की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था अर्नस्ट बारकर. ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माने जाते हैं. इंडिया का नहीं है, ब्रिटेन का आदमी है, बट ही कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था. ठीक है जी. अब ठीक है. देन एक नेक्स्ट बोलने वाला तो हो गया, काम खत्म. अब लिख लीजिए प्रियम्बल में जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया था. द डिज़ाइन ऑफ प्रियम्बल या डिज़ाइन इन द प्रियम्बल बोलेंगे ना. प्रियम्बल का डिज़ाइन सीधा था. प्रियम्बल, द डिज़ाइन ऑफ प्रियम्बल was made by Ram Bihor Sinha. Ram Bihor Sinha. Ram Bihor Sinha.
रामबियोर सिन्हा को क्रेडिट जाता है इंडियन प्रियम्बल का जो वो डिज़ाइन है वो सब बनाने का, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ लिख लीजिए मिसलेनियस में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है दिस इज प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, नॉन justiciable in nature. Now the question comes कि what is non justiciable? non justiciable का मतलब क्या? आपके प्रियम्बल में यूपीएससी में there is a tendency they will be asking you कि प्रियम्बल is justiciable in nature, right या wrong स्टेटमेंट आप फाइंड आउट करिए, तो इट इज नॉन जस्टिशिएबल, पहला चीज। दूसरा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन जस्टिशिएबल का सेंस क्या है, मतलब उसका मतलब क्या होता है। आप 4 स्टेटमेंट है उसमें से आइडेंटिफाई करिए कि नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या है, ठीक है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब ये होता है कि उस पार्ट को, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं विच आर सेल्फ एप्लीकेबल, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मतलब वो अप्लाई हो गया, ठीक है, उसको सेल्फ एप्लीकेबल बोलते हैं। जब मोमेंट आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे तो एट लेटर स्टेज यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ देर आर सम ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर सेल्फ एप्लीकेबल, जो इसमें लिखा हुआ है मतलब अप्लाई हो गया। Whereas there are some of the articles of Indian Constitution जो सेल्फ एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उसको अप्लाई करने के लिए या तो पार्लियामेंट को कोई एक्ट बनाना पड़ेगा या तो फिर वहाँ पर उसको अप्लाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई ऑर्डर इशू करके उसको अप्लाई करती है, ठीक है। बट इस अप्लाई करने में भी कुछ सेक्शन होता है जस्टिशिएबल, कुछ सेक्शन होता है नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब है कि उसको दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है कि उसको अगर लागू करना है तो वो लागू करने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट ही लागू कर पाएगा बाय द मीन्स ऑफ लॉ, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी से फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन जस्टिशिएबल, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जब हम करेंगे ना तो उस समय मैं फंडामेंटल ड्यूटीज और उसका नेचर आपको बताऊंगा, देन इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू आइडेंटिफाई कि हाँ कैसे ये होता है। बट अभी के लिए बस सिर्फ इतना समझिए, फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉन जस्टिशिएबल। इट सिंपली मीन्स कि फंडामेंटल ड्यूटी के प्रोविजंस को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर इशू नहीं कर सकती, ना हाई कोर्ट कोई ऑर्डर इशू करके उसको लागू करवा सकती है। उसको लागू करने के लिए, उसको मतलब इन्फोर्स करने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए द पार्लियामेंट नीड टू पास द लॉ, ठीक है। इट इज ओनली बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट दैट पर्टिकुलर प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो ऐसा होता है। देयर आर सम जो नॉन सेल्फ एप्लीकेबल है, जो सेल्फ एप्लीकेबल नहीं है, उसमें से जिसको सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा अप्लाई किया जाएगा, दोज पार्ट इज कॉल्ड आपका नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। तो नॉन जस्टिशिएबल का पहला मतलब ये होता है द प्रोविजंस पार्ट एनीथिंग विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली बाय द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाकर, ठीक है, विच कैन बी अप्लाइड only by the legislation, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ओनली बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट उसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, नॉन जस्टिशिएबल मीन्स यू कैन नॉट चैलेंज एनी मैटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय कीपिंग दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ बेस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मैंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गुरुजी मेरे यहाँ पर चोरी हो गया है, राइट, तो कोर्ट मुझसे पूछेगा ऑन व्हाट क्राइटेरिया, ऑन व्हाट बेसिस डू यू कॉल दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी जो आपके घर में हुआ है, उसको आपने किस बेसिस पे चोरी बोला। आप उसको डकैती भी तो बोल सकते थे, आप उसको मर्डर भी बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, बट आपने चोरी ही क्यों बोला, या मेरे वकील ने उसको चोरी ही क्यों बोला। तो मैं बोलूँगा कि आईपीसी में लिखा हुआ है कि कोई अगर घर पे जाता है 2-3 लोग और जाकर कुछ सामान स्टील कर लेता है, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी को, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर अगर वो मेरे पोसेशन से अलग निकल जाता है तो उसको चोरी बोलते हैं। तो आईपीसी के उस धारा में, उस सेक्शन में लिखा हुआ है, तो उसी को बेस बनाकर मैं अपने घर में हुए एक्टिविटी को, इवेंट को चोरी बोल रहा हूँ, राइट। तो मैंने उस इवेंट को जस्टिफाई कैसे किया, बाय कीपिंग आईपीसी का वो सेक्शन एज अ बेस, उसको बेस बनाकर ही तो मैंने कहा ना, राइट। अब ऐसा ही, अब वो इसलिए क्योंकि आईपीसी इज जस्टिशिएबल। नाउ अब अगर समझिए आईपीसी वाईपीसी में कहीं लिखा ही नहीं होता, समझिए
तो अगर आईपीसी इमेजिन करे कि इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, जस्ट इमेजिन, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अगर जाके बोलूंगा कि बिकॉज आईपीसी में लिखा हुआ इसके लिए आई कॉल दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी एज अ चोरी, तो फिर वो बोलेगा नो, यू कैन नॉट relate or you cannot keep IPC as a base for defining that particular activity as a chori because we do not consider IPC, right? तो ये होता है justiciable and non justiciable. Whenever the thing is justiciable, you can keep that particular thing as a base for challenging your matter in the court of law. And if it is non justiciable, तो आप उसको base नहीं बना सकते for challenging any matter in the court of law. ठीक है? अब अगर मुझे कोर्ट में जाना है और ये कहना है कि इंडिया इज सेकुलर, राइट, और या फिर कोई ऐसा मैटर है जो कम्युनलिज्म प्रमोट कर रहा है, इंडिया में कहीं पर दंगा हो गया, जस्ट इमेजिन कि देयर इज अ राइट्स एट वन प्लेस, उस राइट को मुझे चैलेंज करना है। अब राइट को अगर मैंने चैलेंज किया तो आप देखिएगा पुलिस कभी भी लिखता है कौन सी धारा लगाई जा रही है जिन्होंने, तो वो आईपीसी की धारा लगा देगा, ठीक है। तो ये क्यों? बिकॉज आईपीसी इज जस्टिशिएबल, उसके बेसिस पे मैंने मैटर को चैलेंज कर दिया। प्लस अगर मैं मैटर को चैलेंज करना चाहता हूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 25 से 28 जो कहता है कि इंडिया इज सेकुलर, तो उसको भी मैं बेस बना सकता हूं कि उसके आधार पर भी मैं केस लड़ रहा हूं। केस में उसको मैंने एज अ बेस बनाया, लेकिन प्रियम्बल में जो सेकुलर टर्म लिखा हुआ है उसको मेरे केस में एज अ बेस नहीं माना जाएगा, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेस। तो मैं अगर कहीं पर भी कोई दंगा हो रहा है उसको चैलेंज करने के लिए जाता हूं किसी कोर्ट में, तो मैं किसको बेस बना रहा हूं? आईपीसी को बेस बना रहा हूं। मैं आर्टिकल में जो 25 टू 28 में जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको बेस बना रहा हूं, बट प्रियम्बल पे लिखा हुआ, प्रियम्बल में जो सेकुलर लिखा हुआ है उसको एज अ बेस नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर एनी कंटेंट, एनी बुक, एनीथिंग इज नॉन जस्टिशिएबल, इट सिंपली मीन्स कि आप उसको बेस नहीं बना सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। उसको बेस बनाकर आप किसी भी मैटर को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हेन वी से कि प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल, इज मीन्स नो मैटर कैन बी चैलेंज्ड, नो मैटर कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट of law by making preamble as the base, preamble as the base. You cannot challenge a matter in the court of law by saying that this particular thing goes against the preamble, goes against the idea mentioned in the preamble, या goes against the preamble simply, ठीक है, क्योंकि preamble is non justiciable in nature। यही दो इसका मीनिंग होता है, कभी भी अगर पूछा जाए तो these are the two sense, या तो ये होगा या तो होगा, कुछ भी एक भी हुआ तो इट इज नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। सो नॉन जस्टिशिएबल का सिंपल मीनिंग हो गया पहला, उसको अप्लाई करने के लिए, दैट पर्टिकुलर थिंग को अप्लाई करने के लिए इट इज ओनली द पार्लियामेंट दैट कैन मेक द लॉ। एंड सेकेंड थिंग, it is the court of, you cannot challenge the matter in the court of law by keeping that particular thing as a base, ठीक है।